Continue with the chapter cash flow statement. In this video, we are going to discuss one more question of cash flow statement with the adjustment, that is question number 55. From the following balance sheet of SRS Limited and the additional information as on 31st March 2016, prepare a cash flow statement. आपको एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, पूरी बैलेंस शीट गिवन है, प्लस आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। सबसे पहले तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें, पहले ये देखें कि कौन कौन से वर्किंग नोट बनने हैं। जौन से भी वर्किंग नोट बनने हैं पहले उसको ही बनाकर तैयार कर लें, क्योंकि हमें पता है कि कई बार वर्किंग नोट में से जो है इंफॉर्मेशन वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम आती हैं। सो हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद फिर फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है 50,000 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31st मार्च 2016। इसका ये मतलब होता है कि जो भी डिबेंचर्स में आपके जो इंक्रीज आया है 50,000 का, ये हम मान के चलेंगे कि वो इंक्रीज साल के बिल्कुल आखिरी दिन आया। सो अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी हम यही लेते हैं कि जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स में इंक्रीज और डिक्रीज आता है बिल्कुल वो साल के आखिरी दिन ही आता है। इसलिए जब भी हम कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड देने की बात आती है तो वो हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं, ना कि क्लोजिंग बैलेंस पे। Second, during the year, a piece of machinery costing rupees 40,000 on which accumulated depreciation was rupees 20,000 was sold at a loss of 5,000. सो मशीन के बारे में आपको फॉर्मेट के अंदर भी गिवन है, बाहर भी गिवन है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है कि इसका वर्किंग नोट जो है हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। मशीन हमारी टेंजिबल एसेट होती है, सो टेंजिबल एसेट के आगे इन्होंने लिखा नोट नंबर 5। सो मैं डायरेक्ट नोट नंबर 5 पे गई, वहाँ लिखा है मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन के बारे में अंदर और बाहर गिवन है, सो मशीन का जो है वो बनेगा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में लेजर अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में भी अंदर और बाहर आपको गिवन है, सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनेगा। सो पहले हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ लेजर। मशीन अकाउंट बनाने लगे हैं, सो मैंने लिख लिया मशीनरी अकाउंट। जैसे मशीन जो है आपकी टेंजिबल एसेट्स में आती है, अब टेंजिबल एसेट के आगे उन्होंने नोट नंबर 5 लिखा है, तो तभी भी कभी भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं लेनी, फिर आपने हमेशा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से वैल्यू उठानी है। सो मशीन गिवन है, ये हमारी एसेट होती है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा 2 वाली साइड आता है। सो मैंने लिख लिया मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस हमेशा 2 वाली साइड, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 5,22,500। डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं लेना, क्योंकि हम खुद डेप्रिसिएशन को बाद में चार्ज करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस बाय वाली साइड आ गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,37,500। ओपनिंग क्लोजिंग आपको फॉर्मेट से या नोट्स टू अकाउंट से मिल जाएगा। अब देखें आगे। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 on which accumulated depreciation was 20,000 was sold at a loss of 5,000। साल के दौरान जो एक मशीन थी जो आपको 40,000 की पड़ती थी, जिसके ऊपर हमने accumulated depreciation इकट्ठी की थी 20,000, उसको जब बेचा तो 5,000 के लॉस पे बेचा। सो आपको उस जो मशीन हमने बेची है उसकी accumulated depreciation गिवन है। सो यहाँ मैंने लिख लिया उस मशीन की accumulated depreciation आपको 20,000 गिवन है। सो यहाँ जो मशीन सोल्ड की उसकी मैंने डेप्रिसिएशन लिख ली 20,000। फिर आपको बोला गया है कि जो मशीन को हमने बेचा तो 5,000 के लॉस में बेचा। लॉस को भी हम बाय वाली साइड ही लिखते हैं। सो मैंने लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, कितने का बेचा, 5,000 के लॉस पे बेचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसकी हेल्प के साथ हम सेल्स वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान से देखना। जो मशीन आपको 40,000 की पड़ती थी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन इकट्ठी की थी 20,000। तो हम सभी को पता है कि एसेट में से हमेशा डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस होती है। पहले वो मशीन 40,000 की थी, आपने इसको काफी साल यूज किया होगा, यूज करके उसकी जो डेप्रिसिएशन थी वो 20,000 आ चुकी थी। मतलब डेप्रिसिएशन तो हमेशा एसेट में से माइनस होती है। अब उस मशीन की कीमत कितनी होगी 20,000।
जब आप उसको बेचने गए 20,000 वाली मशीन को बेचने गए तो आपने 5,000 के लॉस में बेचा, तो लॉस तो माइनस होगा, मतलब अल्टीमेटली आपने उसको कितने का बेचा होगा, 15,000 का। सो एसेट में से पहले इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अब इस क्वेश्चन में हमें लॉस पहले गिवन था, तो लॉस हमेशा माइनस ही होता है, तो माइनस करके हमने सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और मशीन के बारे में हमें कुछ नहीं बोला गया, सो हम इसका टोटल कर लेंगे। इन सभी को हमने प्लस किया तो आ गया 8,77,500। डेबिट साइड जो टोटल है वो कम आ रहा है, सो 8,77,500 में से हमने 5,22,500 माइनस किया, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गई 3,55,000। अब जब भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आती है, अगर वो टू वाली साइड है तो हम क्या लेते हैं, टू बैंक परचेजेस। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। सेकेंड इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो सेकेंड मैंने बना लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन हमारी एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है। सो बाय बैलेंस बॉट डाउन। अब ये माइनस यहाँ लिखा गया, इसका मतलब होता है मशीन में से वो डेप्रिसिएशन माइनस होती है, बट हमने नेगेटिव नहीं लेना। ओपनिंग बैलेंस है 70,000, सो हमने 70,000 ले लिया। क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1,05,000, सो हमने 1,05,000 लिख लिया। अब जो डेप्रिसिएशन थी हमने यहाँ लिखी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, इसको हम रिवर्स साइड ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अब हम यूज कर चुके हैं, ये हमें दोबारा काम नहीं आएगी। ये वाली डेप्रिसिएशन हम कौन से अकाउंट से ले रहे हैं, मशीनरी अकाउंट से। सो मैंने यहाँ लिख लिया मशीनरी अकाउंट। कितनी ली है हमने, 20,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब इसका टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड कम आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 1,25,000। इस साइड सिर्फ 70,000 है, सो 1,25,000 से 70,000 माइनस किया तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गई 55,000। अब जो ये 55,000 है ये क्या है, ये है बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारी कौन सी एक्टिविटी में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसलिए हम वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते हैं। सो लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जैसे हमने पहले भी किया है, तो कई बार इसका वर्किंग नोट बनता है, कई बार नहीं भी बनता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। सो लेट अस चेक। सबसे पहले हमें चाहिए था डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस, वो हमें रिजर्व एंड सरप्लस से पता लगता है। इन्होंने बोला नोट नंबर 1 देखो, तो नोट नंबर 1 में सरप्लस गिवन है, ठीक है। सेकंड चाहिए था ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी यही होता, मतलब वो इस क्वेश्चन में नहीं है। देन इट इज प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हमेशा नीचे गिवन होता है, इस क्वेश्चन में वो भी नहीं है। देन इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोविजन से पता लगेगा, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे लिखा गया नोट नंबर 4। सो हम नोट नंबर 4 पे गए, वहां प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है। सो अगर आपको एक भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको जो है वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो 1,25,000 माइनस 50,000, ये आपके पास आ जाएगा 75,000। फिर इसमें ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं गिवन, प्रपोज डिविडेंड नहीं गिवन, इंटरिम डिविडेंड नहीं गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है, वो भी हम लेते हैं सिर्फ करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन है, करंट ईयर का लेना है सिर्फ 1 लाख। सो 1 लाख ले लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड,
it is not given. Refund of tax is not given. Extraordinary item if credited not given. So ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया 1,75,000. अब जो ये वाली वैल्यू है ये वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट कर ली. अब इसको हम यहाँ दिखा देंगे और लिख भी देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 1,75,000. अब इसके बाद हम करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. सबसे पहले हम इसमें ऐड करते थे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कौन सी? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अब आपने डेप्रिसिएशन यहाँ से नहीं लेनी, क्योंकि जिसका हमने वर्किंग नोट बना लिया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिर हमें वर्किंग नोट में से ही लेनी पड़ेगी. तो यह हमने कैलकुलेट की थी डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर. सो हम ये वाली वैल्यू को अभी यूज करेंगे, दैट इज 55,000. सो यहाँ मैंने डेप्रिसिएशन लिख ली 55,000 फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3. ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3. इसके बाद आता था गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड. गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड वो हमें पता लगता है इंटेंजिबल एसेट से. सो इंटेंजिबल एसेट्स के आगे लिखा गया है 6. नोट नंबर 6 हमने देखा. गुडविल पहले थी 75,000 की, बाद में होगी 50,000 की. कम होगी मतलब अमोर्टाइज्ड होगी. सो मैंने लिख लिया गुडविल अमोर्टाइज्ड. कितने के साथ होगी? 25,000 से. सो मैंने लिख लिया 25,000. इसके बाद आता था इंटरेस्ट, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट. सो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप कैलकुलेट करोगे. अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें जो इंटरेस्ट था हमेशा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता था, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन. तो मुझे कैसे पता लगा कि इंटरेस्ट चार्ज होगा? सो जो 12% डिबेंचर है इसके आगे 12% लिखा गया है. सो जो ये 12% होता है ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है. अगर आपको नीचे गिवन होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया जाता तो हम वैसे ही लिख लेते. अब नहीं गिवन तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर देते हैं. सो 1,75,000 के ऊपर हम 12% क्या दे देंगे? इंटरेस्ट. 1,75,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे देना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो मानते कि जो डिबेंचर इंक्रीज और डिक्रीज हुए वो साल के हमेशा एंड में होते हैं. सो ये आपके पास आ गया 21,000. इसके बाद हमारे पास आता था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. तो हमने मशीन बेची, तो मशीन बेचने में हमारा लॉस भी हुआ. हमने जो इसमें वर्किंग नोट बनाया था उसमें लिखा था लॉस ऑन सेल 5,000. सो ये वाली हमने वर्किंग नोट 2 से इंफॉर्मेशन यूज कर ली. सो मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2 से हम यूज कर रहे हैं 5,000. इसके अलावा आपको और कुछ भी इसमें नहीं गिवन. गुडविल लिख ली हमने, लॉस हमने लिख लिया, प्रोविजन लिख लिया हमने, इंटरेस्ट लिख लिया. इसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया तो ये आपके पास आ गया 1,06,000. 1,06,000 में 1,75,000 जो है आपने प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 2,81,000. लेस वाली हमारे पास कोई आइटम नहीं है. इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम कुछ भी हमारे पास नहीं है. सो ये जो आपके पास आया इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब हम इसमें ऐड करते थे अगर कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो और करंट एसेट डिक्रीज हो, और लेस में हम करते थे इसका रिवर्स, अगर कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो और अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज हो. तो हमने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बारे में ही डिस्कस करना है. सो पहले हमने करंट लाइबिलिटीज की तरफ देखा. करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरविंग. शॉर्ट टर्म बोरविंग तो यहाँ आती ही नहीं क्योंकि बोरविंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें आपको इनकम टैक्स गिवन है तो वो भी यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज प्रोविजन जो टैक्स होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, बट उसको हम लास्ट में यूज करते हैं. देन करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट. ये हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होती है, इसको हम कभी भी यहाँ नहीं काउंट करेंगे. इन्वेंट्रीज के इन्होंने बोला है नोट नंबर 7 देखें
तो नोट नंबर 7 में है पहले इन्वेंट्री थी 36,000 की और बाद में हो गई 61,000 की। इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, जब एसेट बढ़ती है तो हम लेस में लिखते हैं। सो मैंने यहाँ लिख लिया इन्वेंट्रीज कितने के साथ वो इंक्रीज हुई है, दोनों को हम जो है माइनस कर लेंगे। ये माइनस करके आपके पास आ गया 25,000। एक ही आइटम गिवन है इसलिए मैंने डायरेक्टली बाहर लिख लिया, ऐड में आपको कुछ भी नहीं गिवन था। सो 2,81,000 में से 25,000 माइनस किया, ये आपके पास आ गया 2,56,000। और लास्ट में हम करते हैं लेस इनकम टैक्स पेड। हम सभी को पता है कि इनकम टैक्स हम हर साल देते हैं। अगर तो आपको नीचे गिवन होता टैक्स पेड तो ठीक था, नहीं तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। पिछले साल हमने जोड़ा था 62,500, इस साल हमने जोड़ा 1 लाख। सो जो टैक्स होता है वो हर साल देना पड़ता है। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप यही मान के चलोगे कि जो पिछले साल वाला हमने पैसा जोड़ा था वो सारे का सारा हमारा टैक्स पेड था। सो हम इसमें टैक्स पेड कितना लेंगे, प्रीवियस ईयर वाला 62,500। सो 62,500 मैंने इसमें से लेस कर दिया, ये मेरे पास आ गया 1,93,500। ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ मैं लिख दूंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमारी सेकंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। सो टेंजिबल एसेट के लिए नोट नंबर 5 था, नोट नंबर 5 को यूज करके हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में सॉल्व कर लिया था। सो सेल और परचेज लिखते हैं, तो यहाँ आपके पास सेल है 15,000, यहाँ आपके पास परचेज है 3,55,000, तो वैल्यू हम यहीं से लेंगे। सो यहाँ मैंने लिख दिया सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी पॉजिटिव आएगा 15,000 क्योंकि कैश आता है, और जो परचेज है 3,55,000 का ये नेगेटिव आएगा बिकॉज आउटफ्लो होता है। और फिक्स एसेट नहीं गिवन, बट आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है। पहले थी 50,000 बाद में होगी 75,000, मतलब हमने और खरीद ली। सो यहाँ मैंने लिख लिया परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना डिफरेंस है 25,000 का, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि जब खरीदते हैं तो पैसे का आउटफ्लो होता है। अब इनको सॉल्व कर लिया, ये आपके पास आ गया 3,65,000 नेगेटिव में। नेगेटिव आया तो मैं लिखूंगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Then moving to next, our third activity is financing. So third, cash flow from financing activities. इसमें हम शेयर्स की बात करेंगे। सो पहले थे 3,50,000, बाद में हो गए 4,50,000, इंक्रीज हो गए। सो लिख देंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि पैसों का इनफ्लो होता है विद ₹1 लाख। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट नंबर 2 गिवन है। सो मैंने नोट नंबर 2 देखा, उसमें थे डिबेंचर पहले 1,75,000 के, बाद में इंक्रीज हो गए 2,25,000 के, मतलब हमने और डेट ले लिया। सो इसको हम लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने इनके पास डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑफ 50,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरविंग्स भी गिवन है, लॉन्ग टर्म भी यहीं आती है, शॉर्ट टर्म भी यहीं आती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले था 37,500, बाद में हो गया 75,000, मतलब हमने बैंक से और पैसा उधार ले लिया। सो मैंने ले लिया, लिख लिया यहाँ इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो डिफरेंस है दैट इज 37,500, पैसों का इनफ्लो हुआ है, सो पॉजिटिव। सो लास्ट में जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया था, अगर डिबेंचर यहाँ है तो इंटरेस्ट भी तो यहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, हमने कितना पे किया था, यहाँ हमने इसको पहले कैलकुलेट किया हुआ है 21,000 पे किया है। सो ये नेगेटिव आ गया 21,000।
इनको सबको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 1,66,500। ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ लिख दूंगी नेट इंक्रीज इन, पॉजिटिव आ रहा है तो आई विल राइट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो हमने तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले ऑपरेटिंग का आपके पास आंसर आ रहा था 1,93,500 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग का आ रहा है 36,500 3,65,000 नेगेटिव, और फाइनेंसिंग का आ रहा है 1,66,500 पॉजिटिव। अब इन तीनों को सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 5,000 नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो यहां मैं क्या लिखूंगी, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें मैं ऐड करती हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये ध्यान से समझना क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। अब ओपनिंग बैलेंस हमें पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारी क्या क्या आता है। पहले आता था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। ये सभी चीजें हमारी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में होती हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 26,500, प्लस आपको क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। सो करंट इन्वेस्टमेंट भी हम इसमें ऐड करेंगे 35,000। सो दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा 26,000 एक हमने लिखा और एक हमने लिख लिया 35,000, और जो आपका ये 5,000 नेगेटिव था इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लिया तो अभी आपके पास आ गया 56,500। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के। अब हमने ओपनिंग बैलेंस में भी तो 2 ही लिया था तो क्लोजिंग में भी 2 लेना पड़ेगा। एक हमने यहां से ले लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस 36,500 प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट 20,000, तो ये किसके इक्वल आ गया 56,500। इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस यहां हमारे जो फाइनल आंसर आया 56,500 की इक्वल है, मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल सही है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, सभी चीजें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आती है। इसमें से बेशक आपको क्वेश्चन में 1 2 3 4 जितनी मर्जी आइटम जो है वो गिवन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट इन्वेस्टमेंट गिवन था, सो मैंने कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग तो लिया ही लिया, प्लस इसमें मैंने करंट इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस ले लिया। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस भी मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का लिया, प्लस मैंने करंट इन्वेस्टमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को प्लस करके हमारा जो टोटल आया बिल्कुल सही आया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट।